मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है। मैं अपने, शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन से अपनी बात शुरू करता हूँ। कुछ जानते हैं वो मुझे समझ में आ गया, कुछ नहीं जानते हूँ मैं समझ रहा हूँ। सो माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोइट एंड लिरिसिस्ट। अभी जब बात शुरू हुई थी तो आप में से सबको हिंदी समझ में आती है ना बराबर? क्योंकि मैं आज ही पहुंचा हूँ असमीज आसाम, और मैं सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, लेकिन एक दिन मैं असमीज नहीं सीख पाऊँगा। तो हिंदी और इंग्लिश हम लोग मिक्स में बात करेंगे। आई एम अ बाइलिंगुअल ऑथर, so I will keep mixing it up, but I'm sure that if there's anybody who doesn't understand Hindi, please let me know. One, ठीक है सर। आपके लिए सर मैं अलग से एक पूरा, आप और मैं बैठ के do it once again for you. But this has to be a mixed one because this is my language and I am more comfortable mixing it up and talking general. So I come from a very small town called Ambikapur, district Sarguja, Chhattisgarh. वहाँ पे जब हम छोटे थे तो एक कहावत चलती थी, कहावत लोकल लैंग्वेज में, मगर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। वो लाइन्स है कि छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। वही हेड मास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। सो ऐसे एक स्कूल में पढ़ाई मेरी शुरू हुई थी, अंबिकापुर नाम की जगह में। अब आप सोचिए ऐसे स्कूल में कोई फेल हो सकता है? मैं हो गया था क्लास 6 में। और जब फेल हुआ उसी समय मेरे जो डैड हैं, मेरे पापा हैं, पिता हैं, वो अंबिकापुर के हिसाब से एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे, वे ahead of his time and the crowd of अंबिकापुर at then. और जब लगभग पूरा होटल बन गया तो एक दिन, आई वॉज अराउंड 6-7 ईयर्स, मेरा एक छोटा भाई है वो 2-3 साल का था, और माई मॉम केम एंड शी वॉज वेरी अपसेट एंड बोथ ऑफ देम दे स्टार्टेड टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ बोथ दीज किड्स। द एल्डर वॉज मी। मेरी माँ का एक पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि ये होटल चल ही नहीं सकता। एंड माई डैड वॉज सिंपली स्माइलिंग बिकॉज डैड ने सब कुछ लगा दिया था, कर्जा भी ले लिया था, बैंक से भी लोन ले लिया था, मार्केट से भी ले लिया था, एवरीथिंग वॉज पुट एंड वी न्यू इट कि अभी सब कुछ इसी में है। इफ दिस डजंट वर्क वी आर ऑन रोड्स। तो जब मॉम ने ये बोला कि ये होटल चल ही नहीं सकता, तो मैंने प्लान कर लिया था कि फुटपाथ में बगल में जब सोएगा मेरा छोटा भाई तो उसको रात भर मच्छर नहीं काटे, उसके लिए मुझे क्या करना है इन सब के बीच में। बट माई डैड वॉज सिंपली स्माइलिंग। तो डैड ने पूछा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये होटल नहीं चलेगा? तो मॉम ने कहा बिकॉज इसका वास्तुशास्त्र पूरा गलत है। आपने साउथ में पूरे बिल्डिंग की पानी की टंकी बना रखी है गड्ढे के अंदर, और नॉर्थ में आपने पूरा बिल्डिंग खड़ा कर रखा है। नॉर्थ में वजन नहीं होना चाहिए और साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए। माई डैड वॉज स्टिल स्माइलिंग। और इन दोनों के बीच में जैसी बात चल रही थी, हम दोनों बच्चे ऐसे टेनिस जैसे देख रहे थे, ऐसे ऐसे दोनों की बातें। मुझे लगा मेरी मॉम है, माँ है, बोल रही है तो सही है, अब उन्होंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, अब तो कुछ बदल नहीं सकता। I was totally on her side that my dad has made a mistake. And then my dad opened his mouth. The first question that he asked in front of the kids was, मेरी माँ का नाम उर्मिला है, उनको प्यार से उर्मिल बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तो बोले उर्मिल आप कौन से शहर में, आप कौन से देश में पैदा हुई हैं, कौन से देश में जन्म हुआ आपका? Mom was a little annoyed and embarrassed कि कैसा सवाल है बच्चों के सामने, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान ऑफ कोर्स। So my dad said, आपको पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? तो माई डैड सेड कि उर्मिल आपके देश के साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, और आपके नॉर्थ में दुनिया का सबसे ज़्यादा वजन है हिमालय पर्वत। आपके हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है, तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु ठीक करके मैं क्या हो जाएगा? Suddenly I flip side on my dad. I said, ये बढ़िया व्यक्ति है, he is talking logic. वो उस दिन का जो द्वंद्व है मेरे जीवन में जो शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है, बिकॉज मॉम डैड की लव मैरिज है। मेरे डैड जो हैं वो नेचुरली गुप्ता हैं, आप मुझे देख सकते हैं। अच्छा पता नहीं क्यों ये सरनेम गुप्ता जो है ना, उसके साथ ना राइटर, सोल्जर, ये सब वर्ड जाते ही नहीं। जाता है गुप्ता किराना भंडार,
गुप्ता एसटीडी पीसीओ, गुप्ता मेडिकोस, गुप्ता भोजनालय। तो मैं प्रॉपर हलवाई हूँ। तो डैड वो थे, लेकिन मेरी माँ एज शी हैज़ ऑलवेज कोटेड हर सेल्फ एज अ उच्च कोटि ब्राह्मण। तो उनकी जो समझ है और डैड के जो लॉजिक्स हैं वो आपके सामने खड़ा है मिश्रित रूप में, वो मैं हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब 6th क्लास में हम फेल हो गए थे, तो हम पहुँचे रायपुर, विच इज़ नाउ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। वहाँ एक स्कूल है ज्ञान गंगा एजुकेशनल अकेडमी, नाम से हिंदी है मगर इंग्लिश मीडियम स्कूल। पहला दिन था, 6th फेल हो गए, 6th रिपीट कर रहा था, लेकिन नए बैचमेट्स को और वहाँ के टीचर्स को ये नहीं बताया गया था कि आई एम रिपीटिंग द सेम क्लास। और एक उड़ीसा के एक सर आए, उनका नाम था मिस्टर ओम पुहान, हमारे हिस्ट्री टीचर थे। उनका भी पहला दिन था और मेरा भी पहला दिन था। तो मिस्टर ओम पुहान ने पहला सवाल पूछा। उन्होंने बोला कि पूरे क्लास से, गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। फेल हो गया था लेकिन थोड़ा बहुत आता था। मैंने हाथ उठाया, वो आई वाज जस्ट वांटिंग टू इम्प्रेस माय न्यू टीचर। तो मौका मिला 2-3 लोगों के बाद, मैंने ग्राहम बेल से लेके और वास्को डी गामा तक जितने नाम याद थे मैंने सारे चिपका दिए कि ये सब जो हैं ये डिस्कवरर्स हैं और ये जो हैं ये इन्वेंटर्स हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने किया। बोला वेरी गुड, सिट डाउन। फिर वो दूसरों को मौका देने लग गए। मुझे लगा ये आदमी अभी मेरे से इम्प्रेस नहीं हुआ, आई विल हैव टू ट्राई इट अगेन। सो आई रेज माई हैंड्स अगेन। He gave me another chance. I said a few more names. He said very good, sit down. और लोगों के पास गए, मुझे लगा अभी भी मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा। मैं तीसरी बार हाथ उठाया एंड इट बैकफायर्ड बैडली ऑन मी। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते हैं सर सर सर। तो मैं इरिटेट कर गया गलती से उनको, अनइंटेंशनली। एंड देन ही गेव मी द थर्ड चांस। ही सेड स्टैंड अप, व्हाट इज योर नेम? 6th क्लास का स्टूडेंट। आई सेड अक्षत गुप्ता सर। He said, you know what अक्षत, क्योंकि मैं बहुत लंबे लंबे दे रहा था डिस्कवरी और इन्वेंशन का डिफरेंस। एंड ही सेड, he was very particular and clear, give me the shortest difference between invention and discovery. तो जब तीसरी बार उन्होंने मुझे खड़ा किया, बोले what is your name? I said अक्षत गुप्ता sir. And then he gave me the shortest description and difference between invention and discovery. He said, you know what अक्षत, your father discovered your mother and invented you. Sit down. That was the shortest difference between invention and discovery in my life. दो बाद में मुझे समझ में आया that it was the other way around. Actually, my mom proposed my dad, so she discovered my dad, and then I was invented. इन सब के बीच में अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि everything that we think is an invention, most of those are, we are rediscovering those things which has already been rediscovered before. We are not inventing things, most of the things, and I'll give you a lot of examples. कहाँ से शुरू करूँ? गलीलियो एक व्यक्ति थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? जब वो यूरोपियन कंट्रीज में ये बोलना उन्होंने शुरू किया था कि सूरज बीच में है, अर्थ उसके गोल गोल घूम रहा है, और अर्थ फ्लैट नहीं होता, गोल होता है। तो उनके साथियों को फांसी पर टांग दिया गया था एंटी क्राइस्ट बोल के, और उनको लगभग उनके बाकी के पूरे जीवन, जब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी इस गलती की कि अर्थ फ्लैट नहीं गोल है, तब तक उनको हाउस अरेस्ट रखा गया था। जब वहाँ पे ये सब हो रहा था, तो भी हमारे देश में जियोग्राफी को भूगोल ही कहते थे हिंदी में। भू मतलब लैंड होता है और गोल तो गोल है ही। सो समहाउ आपके और मेरे पूर्वजों को ये पता था कि धरती गोल है। हमको कभी इस बात में संशय नहीं था कि धरती फ्लैट है कि गोल है। एक दिन हमको अब ऐसी तरीके से हमको पढ़ाया गया, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हम सब ने पढ़ा है बचपन में, सब क्लासेस में पढ़ाया गया। गलत पढ़ाया गया, और मैं तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूँ कि कैसे गलत पढ़ाया गया। न्यूटन के 500 साल पहले भास्कर द्वितीय नाम के एक शोधकर्ता थे। उन्होंने, उनके भी पहले ब्रह्मगुप्त नाम के एक विचारक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, मतलब 1000 साल पहले, इसके न्यूटन के आने के 1000 साल पहले एक किताब लिखी गई थी। उस पूरी किताब में 3 लाइन लिखा था ब्रह्मगुप्त ने। उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम है शीतलता से बहना और ठंडक प्रदान करना, जैसे अग्नि का काम है जलना और हर चीज़ को भस्म करना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। बड़ी सी किताब में 3 लाइनें। वो किताब लेके चले गए, देहांत हो गया उनका। उसके 500 साल बाद
भास्कर द्वितीय आए, उन्होंने इन 3 लाइनों को उठाया और उस पर खूब शोध किया, और उन्होंने एक शब्द दिया कि ये जो फिनोमिनन जो बता गए हैं कि अग्नि का काम ये है, पानी का काम ये है, पृथ्वी का काम हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना, उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। वो लिख के चले गए। उसके 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि एप्पल गिरा और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने बना दी। 9 ग्रहों की बात कीजिए आप। हमको क्या लगता है कि एक दिन एक बड़ा सा टेलीस्कोप बनाया नासा वालों ने और पूरे विश्व को बताया कि सुनो, बीच में सूरज है और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और देयर आर 8 मोर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन। ऐसा नहीं है। इसके कई कई 100 साल पहले से हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते आ रहे। गृह प्रवेश में या किसी भी अच्छे काम में आप देखते हैं चावल के 9 ढेर लगते हैं, उसके ऊपर 9 सुपारी रखी जाती है। वैष्णव प्रथा में ऐसी होती है पूजा, है ना। तो वो 9 सुपारी लगाई जाती है 9 ग्रहों की पूजा के लिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि अनगिनत किताबें जला दी गई मेरी। मुझे नहीं पता कि मेरे पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को ये सब कैसे पता था। पर इस बात में आप मेरे से बहस करके, संशय डाल के मेरे को विचलित नहीं कर पाएंगे कि उनको पता तो था कि 9 ग्रह थे। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते नहीं हैं, सवाल पूछना बंद कर चुके हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि एक चैरियट को इमेजिन कीजिए, एक रथ को इमेजिन कीजिए, तो रथ के सामने आपको घोड़े पता नहीं क्यों इवन नंबर्स में दिखेंगे, 2, 4, 6 में दिखेंगे। जितना बड़ा महंगा राजा होगा उस उतने घोड़े आप बढ़ा लीजिए अपने मन में, मगर वो 2, 4, 6 इवन में ही होंगे। एग्री? हम कभी नहीं सोचते हैं कि सूर्य देव के घोड़े 7 क्यों थे। हमारे पूर्वजों को लगा था कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। हमारे आने वाली आगामी पीढ़ी जो है वो सपूत ही होगी, उनको मेटाफोरिक लैंग्वेज समझ में आएगा। हम उससे छिटक गए। 7 इसलिए क्योंकि जब हम अब साइंस में पढ़ते हैं प्रिज्म, इधर से सूरज की रोशनी जाती होती है, उधर 7 निकलती है। दैट इज कॉल्ड विबग्योर। विबग्योर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल द कलर्स। आपके और मेरे पूर्वजों को मालूम था बिना प्रिज्म के भी कि सूरज में 7 रंग होते हैं, और सूरज को पृथ्वी तक पहुंचाने का जो काम है वो है किरणों का। वो 7 घोड़े 7 किरणों के प्रतीक हैं। हमको नहीं पता। एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता हूँ, इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाके। नहीं, सूर्यदेव को नहीं, सूर्यदेव तो अभी आपके यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, मैं खुश हो गया उतर के, लेकिन मुंबई वगैरह साइड सूर्यदेव बहुत प्रकोप बरसा रहे हैं फिलहाल। सोचिए एक बार कभी ऐसा हुआ होगा, इमेजिन कीजिए कि एक गोरा चिट्टा विदेशी अपने बच्चों के स्कूल गया होगा। वो बच्चे होंगे 2-3 साल के, 4 साल के, वो सीख रहे होंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर। उसको इतना प्राउड फील हुआ होगा कि वाह यार, मेरे बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसा अब हमको प्राउड फील होता है अपने बच्चों को स्कूल में बैठ के पढ़ते हुए देख के। उन लोगों का माथा चूमा होगा, एक बहुत बड़े जहाज में बैठा होगा, एक लंबा सा समंदर का सफ़र किया होगा और पहुंचा होगा भारत देश। जब वो भारत देश में उतरा होगा और चलना शुरू किया, मैं बात कर रहा हूँ आज से 800, 900, 1000 साल पहले की। जब वो उतरा होगा और यहाँ भारत में चलना शुरू किया होगा, तो उसने देखा होगा गुरुकुल, जिसमें उसी के बच्चे के उम्र के बच्चे यहाँ पे बैठ के ABCD जैसा शब्द वर्णमाला नहीं सीख रहे थे। वो उस उम्र में पूरा पूरा श्लोक बोल रहे थे अर्थात के साथ। अब उसको समझ में आया होगा कि बॉस, मैं अपने बच्चों माथा चूम के आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज प्राउड ऑफ देम। अगर वो प्राउड करने की चीज़ें, तो फिर ये क्या है, कैसे हो रहा है यहाँ? कंफ्यूज नहीं होगा, सोचा होगा और देखता हूँ भारत, थोड़ा और आगे निकला होगा, देखा होगा एक जगह भीड़ जमा है, रुक के पूछा होगा क्या चल रहा है। किसी ने बोला होगा एक प्रगाढ़ पंडित आए हैं, कुछ प्रवचन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। वो भी थोड़ी देर खड़े होकर सुना होगा। किस्मत से उस समय बात चल रही होगी कंस की। मैं आपको थोड़ा सा महाभारत लेके चलता हूँ। कंस की बात चल रही होगी और वो बता रहे थे कि कंस की जो बहन है देवकी, उनका 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, ऐसा आकाशवाणी हुई है। ये थोड़ी देर खड़े होकर सुना, उसके बाद इसने ये गया होगा पंडित जी के पास, वो बोला होगा एक बात बताइए, आई more or less understood the whole thing. There's a villain called Kans, his sister called Devki. Devki's son is gonna be the hero of the story, the 8th son, and he's gonna kill the uncle. But ये आकाशवाणी क्या है? What is this आकाशवाणी? बाकी सब तो लॉजिकल था, ये इलॉजिकल आकाशवाणी क्या है? अब ब्राह्मण देवता को लगा होगा कि अब कहाँ है इसको समझाएंगे कि आकाशवाणी क्या है, तो उसको टालने के लिए बोल दोगे, मतलब सर आप सोचिए, मतलब ऐसे ही, मतलब
हवा से आवाज आ जाती है बस। उसने सोचा होगा हंग्री पुअर पीपल, डम इडियट्स। हवा से कैसे आ जाएगी आवाज? वो मान लिया होगा कि ये जो जितने खड़े होकर सुन रहे थे वो भी बेवकूफ़ हैं, और जो बोल रहा हो तो निहायत ही बेवकूफ़। थोड़ा और आगे बढ़ा होगा, एक और बगान पंडित कहीं भीड़ में भीड़ इकट्ठा करके सुना रहे होंगे। महाभारत की कहानी थोड़ी आगे बढ़ गई होगी, अब कुरुक्षेत्र में पहुंच गई कहानी, जहाँ पे वही देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण कुरुक्षेत्र में महाभारत के बीच में है। वहाँ जो चल रहा है, लेकिन एक अंधा राजा है धृतराष्ट्र, जिसके बगल में उसका सारथी बैठा है संजय, गवलगन का बेटा। और यहाँ बैठे बैठे वो बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था। उसको दूरदर्शिता का वरदान है। ये खड़े होके फिर सब सुना होगा, वापस गया होगा, या आई हैव अंडरस्टूड दिस, सम ब्लाइंड किंग हु हैज 100 sons were fighting 5 sons and the whole India is divided into 2 parts. All said and done, ये यहाँ बैठे बैठे वहाँ का कैसे देख रहा है? हंग्री पुअर पीपल, इलॉजिकल लोग हो तुम। इस देश में जब पहली बार रेडियो आया तो उसका नाम था आकाशवाणी। हवा से आवाज आती थी बिना वायर के। इस देश में जब पहला टेलीविजन बना तो उसका पहला चैनल था दूरदर्शन। वही संजय का वरदान। हम इलॉजिकल कभी नहीं थे, हमको एक्सप्लेन करना नहीं आया ठीक से, हम इनको समझा नहीं पाए कि हम सही बोल रहे हैं। और अब जब जब जो चीज़ें होती है ना, तो हम बोलते हैं हम यही तो बोल रहे थे कि 9 ग्रह हैं, हवा से आवाज़ आती है। यहाँ बैठे बैठे शारजहां में इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखे हैं हम सब बचपन, ज़्यादातर लोग। तो ये सब साइंस था, दैट वी आर रीडिस्कवरिंग एंड वी आर थिंकिंग दैट वी आर इन्वेंटिंग। नो, वी आर नॉट इन्वेंटिंग, वी आर ओनली रीडिस्कवरिंग। इतने सारे, और इसके अनगिनत प्रूफ्स हैं। आप देखिए इतने सारे मार्वेलस टेम्पल्स बने हुए हैं हमारे पूरे देश में। असम में बहुत हैं, डाउन साउथ में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे आक्रमण कम हुआ, उसको ज़्यादा बचा पाए हम लोग। आज भी हमको नहीं मालूम है वो कैसे बना है। महाराष्ट्र में कैलासा नाम से एलोरा टेम्पल जिसको आप कहते हैं, उसका नाम कैलासा है। किसी को नहीं मालूम वो किसने बनाया और कैसे बना, उसके बनाने की पद्धति नहीं मालूम हमको आज तक। लेकिन हम जाहिल हैं, हम इतने लॉजिकल लोग हैं साहब। हम वो लोग हैं, आप किसी से पूछेंगे कि ठीक है आप जीसस बोलते हैं, नो ऑफेंस टू एनी अदर रिलीजन, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिटोरिएट एनीबॉडी, आई एम ट्राइंग टू लिफ्ट माई सेल्फ। मैं अपने कल्चर और अपने हिंदुत्व को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ जो वो फॉरेनर बाद में किया, जो जहाज से अपने बच्चों का माथा चूम के आया था। उसको 2 चीज़ें मालूम थी, या तो मैं अपनी लाइन लंबी कर लूँ खूब मेहनत करके 3-4 जनरेशन्स खपा के वहाँ, या इनकी लाइन छोटी कर दूँ, मेरी अपने आप लंबी हो जाएगी। ज़्यादा आसान था हमारी लाइन छोटी कर देना। तब हमको सिखाना शुरू किया, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं सीखना है। I understand that, you know, knowing English in today's life is one of the most important things. If you want to get a seat on a global platform and become Mr. Rishi Sunak, उसमें भी ऋषि है, तो आपको इंग्लिश जानना पड़ेगा। नो डिबेट कि इंग्लिश आना जरूरी है, पर आपको इंग्लिश सिखाने बोला था ना। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog सिखाने किसने बोला? मुझे अंग्रेजी सिखानी थी, मैंने अपने तरीके से क्यों नहीं सिखाई अपने बच्चों को? आप नॉर्थ में आइए, आप सेंट्रल इंडिया में आइए, ए फॉर अयप्पा पता ही नहीं। साउथ के ऊपर अयप्पा नहीं पता हम लोगों को। तो ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अयप्पा क्यों नहीं हो सकता? ए फॉर अग्नि, ए फॉर अंबा, अंबिका, अंबालिका क्यों नहीं हो सकता? बी फॉर बॉल, बच्चा खेलते खेलते गेंद सीख जाएगा। हम बी फॉर बिलीफ क्यों नहीं सिखा रहे हैं? भगवत गीता क्यों नहीं सिखा रहे हैं? हम बी फॉर भगवा क्यों नहीं सिखा रहे हैं? हम बी फॉर भगवा सिखाएंगे। बच्चा पूछेगा भगवा क्या होता है? यहाँ बैठे हैं गुरुजी। भगवा बनता है लाल और पीला मिलके। जब आप लाल और पीले को मिक्स करते हैं तो ये रंग बन जाता है। अगर ये अभी यहाँ भगवा पहन के बैठे हैं तो ये इनके हाथ में नहीं है कि हम में से किसको इनके भगवे में कौन सा रंग दिख रहा है, लाल या पीला। लाल खून का और खतरे का प्रतीक है, पीला ठंडक और चंदन का प्रतीक है। मगर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको इनके भगवे में लाल दिखेगा कि पीला। आप इनसे प्यार से मिलिए, आपको देंगे चंदन की ठंडक। आप इनसे गुस्से से मिलिए, इनके भगवे में आपको लाल रंग का खून और खतरा दिखेगा, और दिखना भी चाहिए। इसीलिए ये रंग तक सोचा हुआ है कि क्यों भगवा ही, क्यों कोई और रंग क्यों नहीं।
आप मुझसे जैसे मिलेंगे मैं आपसे वैसे मिलूंगा, मेरा भगवा ये कहता है। बी से भगवान सिखाइए, बच्चा पूछेगा भगवान क्या होता है। आप किसी से जाके पूछिए कि जीसस का फुल फॉर्म है, गॉड का फुल फॉर्म है, नहीं है ना। हमको लॉजिकल बोला जाता है बार बार हर तरीके से। हम इतने लॉजिकल लोग हैं कि जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा होगा कि जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर है ना उसको मैं भगवान कहूँगा, भगवान ही क्यों शब्द बना। भगवान, लगवान, नगवान, सगवान, भगवान कुछ भी हो सकता था। वाई भगवान? क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने कंट्रोल में कर ले, अपने वश में कर ले, वो है मेरा भगवान। तो हम एक एक शब्द बनाते समय भी ना अपने लॉजिक का उपयोग किए हैं, लेकिन अब हमारे शब्दों के साथ इसी देश में इतनी छेड़छाड़ हो गई है। थोड़ा सा आपको एक दूसरे टॉपिक में लेके चलता हूँ, लेकिन ज़रूरी है इसलिए ला रहा हूँ। मैं आप सबको, जैसे अभी तो सबसे पहले तो माइथोलॉजी लिखा हुआ है। मैं जब बात हो रही थी पार्थोदास से तो मैंने उनको जानबूझ के नहीं बोला कि इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम सब अब यही लैंग्वेज समझते हैं। अगर मुझे अपने एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करनी है तो मुझे माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं नहीं रोक सकता उसको, तो लिखा हुआ है। लेकिन माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब झूठ, कल्पना, फिक्शन। मैं हूँ कल्पनाकार, मैं हूँ फिक्शन राइटर। वेद व्यास नहीं थे फिक्शन राइटर, मैं हूँ। तो अगर आप अपने बच्चों को अभी, जो कि हम लोग लगातार कर रहे हैं, हिंदू माइथोलॉजी, आपने हिंदू शब्द के साथ माइथोलॉजी सुना है? आपने किसी भी और समुदाय के साथ माइथोलॉजी शब्द जुड़ा हुआ सुना है? सिख माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, इस्लाम माइथोलॉजी, बुद्ध, जैन, नेवर। तो हमको क्या लग रहा है, ये अपने आप चस्पा हो गया, चिपक गया, सिस्टमैटिकली किया गया है। किसी भी समुदाय को तोड़ के ख़त्म कर देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जड़ें काट लो। कभी हमने उड़ता हुआ पेड़ देखा है? नहीं देखा। मैं फिक्शन राइटर हूँ, मैं कहानियों में भी उड़ता हुआ पेड़ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि बेवकूफ़ समझ रखे हो क्या, पेड़ कैसे उड़ेगा, जड़ से अलग होगा तो मर नहीं जाएगा। कल्चर है हमारी जड़ें, पेड़ हैं हम, ब्रांचेस हैं आने वाली जनरेशन। जड़ों से कट रहे हैं हम, क्योंकि ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ये ABCD सिखाते सी। अब मैं आपको बी तक ले गया था, सी फॉर कैट क्यों सिखा रहे हैं? मतलब क्या लॉजिक है कैट सिखाने का? कैट बच्चा नहीं सीखेगा तो उसके जीवन में क्या घट जाएगा? सी फॉर कल्चर क्यों नहीं सिखा रहे हैं? रूट्स है ना हमारे। डी फॉर धर्म क्यों नहीं सिखा रहे हैं? ई फॉर एलिफेंट सिखाना है ना। ई फॉर एक दंत सिखाइए, बच्चा पूछेगा तो सुना दीजिएगा गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था। एफ फॉर फेथ सिखाइए, बच्चे कम जाएंगे डिप्रेशन में। जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना तो अचानक से हम लोग बोलने जाते हैं, कोई घर का बीमार पड़ जाता है ऑपरेशन थिएटर में, तो हम अचानक से बेटा हैव फेथ है। उसको फेथ से कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आपने एफ फॉर फैन सिखाया था उसको। तो फिर उसको ऐसे करके बोली बेटा हैव फैन, जब वो परेशान रहे थे। यू नीड फेथ मोर देन फैन। ऐसे ही करते करते इन्होंने बड़े प्यार से हमको सिखाया जी फॉर गॉड। विश्वास मानिए, आप में से जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी अभी पसंद कर रहे हैं, अगर मैं अभी गलती से बोलते बोलते छींक दूँ यहाँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही, आप में से कुछ लोग मन में बुदबुदा के गॉड ब्लेस यू बोल देंगे। छत्तन जी कोई नहीं बोलेगा, पता ही नहीं, मतलब सेम है। तो हम जी फॉर गीता क्यों नहीं सिखाते? जी फॉर गणेश, जी फॉर गुरु नानक, जी फॉर गुरुद्वारा क्यों नहीं सिखा रहे? ये तो हम सिखाएंगे ना, हम सोचेंगे ना। एस फॉर स्नेक सिखा रहे हैं, एस फॉर शेषनाग सिखाइए। बच्चा बोलेगा क्या है शेषनाग? उस एक शेषनाग को एक्सप्लेन करने में आप इतना कुछ सिखा देंगे उसको कि बेटा 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वापस आता है फिर सतयुग। ये बेटा जो बो का शेप बना ना, इस पे जल्दी जल्दी पेंसिल चलाओगे तो पता नहीं चलेगा कब इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि कलयुग के बाद वापस सतयुग आता है। अब ये जो इन्फिनिटी का साइन बन गया ना बेटा, उसको ऐसे घुमा के सीधा खड़ा कर दो तो आर ग्लास हो जाएगा, जिसके अंदर ऊपर से नीचे रेत गिरती है, टाइम। तो क्या होता है जब ऊपर से नीचे रेत गिरती है और पूरा रेत नीचे जमा हो जाता है, तो हम उसको घुमा देते, पूरी रेत ऊपर आ जाती है, फिर गिरने लग जाती है। कलयुग के बाद सतयुग आता है, लेकिन कलयुग के अंत में शिव जी का त्रिनेत्र खुलता है, प्रलय आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन चंद जीवन कुछ चीज़ें बच जाती हैं, शेष रह जाती हैं। उसमें एक नाग जो शेष रह जाता है ना, उसको शेष नाग कहते हैं, जिसपे विष्णु जी विराजमान होते हैं। आप एक शेष नाग के चक्कर में कितना कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन हम एस फॉर स्नेक सिखाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
ये कोई और नहीं बदल सकता सिवाय हमारे, ये हम ही को करना पड़ेगा इसके लिए कुछ। शब्दों पे आया था, वापस आता हूँ। एम फॉर माइथोलॉजी पे बात कर रहे थे आप। अगर हम हमारे बच्चों को यही बोलते रहेंगे कि एम फॉर माइथोलॉजी मतलब हिंदू माइथोलॉजी, अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे मिथ्या है, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कामाख्या देवी टेम्पल चलो? वो तो मिथ्या है ना। मेरे राम आपके कृष्ण तो मिथ्या हो गए फिर, क्योंकि हम माइथोलॉजी सिखा रहे हैं। कहाँ से डिवोशन आएगा अपने भगवानों पे हमारा, बच्चों का? वो किसी दिन खड़े होकर बोलेगा आप पहले खुद डिसाइड कर लो यार, ये मिथ्या है कि सत्य है। क्योंकि माइथोलॉजी सिखा रहे तो मिथ्या है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मेरे राम और आपके कृष्ण सच में रहे हैं, तो माइथोलॉजी छोड़ के सत्यालॉजी बोलना शुरू करना पड़ेगा ना, कि सत्य है बेटा। एक दिन आप पन्ना उठाएंगे और बोलेंगे आज से तुम मान लो, तो कोई नहीं मानेगा। आप और मैं इसलिए मानते हैं क्योंकि हमको बचपन से संस्कारों में सिखाया गया था। लेकिन अब कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा है। तो इस तरीके अब शब्दों पे आए। आप सोचिए, एक शब्द है, सभी यहाँ अडल्ट आई कैन सी, कोई भी बच्चा नहीं है, सो आई कैन गो थ्रू। सॉरी अगर मैं किसी को आहत करूँ तो। एक शब्द है औरत। कितने लोगों ने सुना है? सब ने सुना है। कितने लोगों ने बोला है? सब ने बोला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति ने यह शब्द का उपयोग किया हुआ है। जैसे एक हिंदी का शब्द है दफा। दफा का बहुत मतलब होता है। दफा मतलब दफा हो जाओ भी होता है, ताज़िराते हिंद दफा भी होता है ना। एक और दफा होता है कि कितनी दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितनी दफे, वो भी दफा होता है। एक दफा शब्द का 3 मतलब होता है। औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। औरत शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है वुमेन का प्राइवेट पार्ट, वजाइना कहते हैं उसको। शॉक्ड? सच है। आप सबके हाथ में फोन है, गूगल कर लीजिए। इस शब्द औरत का कोई और मतलब ही नहीं होता। हम किस नजर में देख रहे हैं अपने घर की महिलाओं को, अपने सोसाइटी की लड़कियों को? औरत। अरेबियन कंट्री से उस समय, हाँ बिल्कुल गूगल करिए, मैं रुक सकता हूँ 60 सेकंड सो दैट यू कैन कंफर्म व्हाट आई एम सेइंग, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। सिर्फ एक मतलब होता है इस शब्द का। फिर किस बात की क्वालिटी चिल्ला रहे हैं हम लोग इस देश में? आप महिलाओं को नहीं मालूम कि इस शब्द का क्या मतलब? आमतौर पे इस साइड का थोड़ा मुझे कम जानकारी है, लेकिन हमारी साइड जाइए तो नॉर्मली बोलते हैं अरे इन औरतों को स्टेयरिंग व्हील नहीं देना चाहिए, इन औरतों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, इन औरतों को बिजनेस नहीं देना चाहिए। उसमें महिलाएं भी हंसती होती हैं उस बात पे। अगली बार से कोई इग्नोरेंस में, इनोसेंस में, किसी भी में आप में से किसी को भी औरत बोले तो बोलेगा मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, अगर अगली बार इस शब्द से संबोधित किया तो। अगर उसको नहीं मालूम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अरे उसको तो नहीं पता था ना, सीखो जाके। अरेबियन कंट्रीज से जब ये शब्द औरत आ रहा था आपके और मेरे देश में, उसी समय फ्रांस से भी एक शब्द आ रहा था, वो था मैडम। वहाँ के लोग अपनी घर की, अपने इज्जतदार महिलाओं को मेडमोजेल कहते हैं, मैडम नहीं कहते। फ्रांस में मैडम शब्द से संबोधित किया जाता था उन महिलाओं को जो अपने देह का व्यापार करती थी अपना घर चलाने के लिए। आज अगर आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और किसी मॉल में कहीं भी आप में से कोई भी महिला मिल जाए, अगर आप मेरे रास्ते में खड़ी हैं और मैं पास आके बोलूँगा कि एक्सक्यूज़ मी देवी जी, तो सबसे पहले आप ही पलट के मेरे को देखें, कुर्ता पैजामा पहना हो गंवार कहीं का, देवी जी बोल, मैं तेरे को देवी जी दिख रही हूँ। ऑफ कोर्स आप मेरे को देवी जी दिख रही हैं, क्या दिखनी चाहिए, मैडम या औरत? तो सही लगेगा। स्कूल में मोदी जी चिल्ला रहे हैं, बीजेपी लगी हुई है, हमको विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है। हम जी फॉर गुरु शुरू नहीं करा पा रहे हैं अपने क्लास में, अपने स्कूलों में। गुरुकुल दूर है। भेजिए अपने बच्चों को और वो जाके किसी दिन बोल दें सुबह सुप्रभात गुरुजी, पूरी क्लास हंसेगी और गुरुजी क्लास से बाहर निकाल देंगे। मैडम की जगह देवी जी बोल के देखिए स्कूल जाके, मैडम को बुरा लग जाएगा। ये कहाँ से आया? लेकिन बात यह है कि जिस समय फ्रांस से मैडम शब्द मेरे पास आ रहा था और अरब कंट्री से औरत शब्द महिलाओं के लिए मेरे पास आ रहा था, उस समय भी हम लोग एक अनजान महिला को जिस शब्द से संबोधित करते थे, वो वही शब्द है जो आज भी अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं, धन्य हैं आप देवी जी। शब्दों का इतना बड़ा खेल। मैं आपके साथ खेल बार बार बोल रहा हूँ, एक छोटा सा खेल कर लेते हैं 5 सेकंड के लिए। मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोग आंख बंद कर सकते हैं। मैं आपको एक शब्द दूंगा, उसके बाद कीजिएगा। मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, वो शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है
ठीक है, आंख बंद कीजिए प्लीज। शब्द है प्रिंसेस। प्लीज आंख खोल लीजिए जब हो जाए तो। मैं कोशिश करता हूं आपको बताने का, एग्जैक्ट शायद ना हो लेकिन काफी क्लोज रहूंगा कि आपके दिमाग में इमेज क्या बना इस एक शब्द प्रिंसेस। बेबी पिंक कलर के लंबे से फ्रॉक में एक बहुत ही छुई मुई सी लड़की, बहुत ही कोमल सी नाजुक सी लड़की एक चैरियट से उतरने की कोशिश कर रही है, पर कोशिश कर रही है, उतर नहीं पा रही है। और वो ऐसे खड़ी है, सॉरी ऐसे खड़ी है, एक हाथ से पकड़ के, और दूसरा हाथ उसका ऐसा है। वहाँ एक बांका नौजवान बैठा हुआ है लाल रंग की यूनिफॉर्म में, जिसके यहाँ पता नहीं क्यों एक रस्सी है, सम काइंड ऑफ ए यूनिफॉर्म। ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया, ये बेबी पिंक कलर के ड्रेस में जो खूबसूरत सी लड़की है उसने टियारा भी पहना हुआ है, पर वो उतर नहीं पा रही है। वो नाजुक है ना, अबला बेचारी, कुछ नहीं कर पा रही खुद से, एक सीढ़ी नहीं उतर पा रही है। अब एक बार और 5 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और मैं इसी का हिंदी शब्द बोलता हूँ, राजकुमारी। सच सच बताइए, आपको ये लड़की दिखी क्या? पता नहीं क्यों लक्ष्मीबाई दिखती है, जबकि वो राजकुमारी है भी नहीं, वो रानी है। आपको दिखता है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो प्रिंसेस है, ये इसका एक हाथ अपने ड्रेस पे है, दूसरा हाथ लड़के के लिए है, और यही राजकुमारी जो कि उसी का पर्यायवाची है हिंदी में, उसमें आपको एक हाथ में दिखता है लगाम और दूसरे हाथ में दिखती है तलवार, घोड़े पे बैठी हुई। शब्दों का खेल बहुत बड़ा खेल है, और वो शब्दों का खेल हम लोगों के साथ लगातार किया जा रहा है। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, चाहे वो माइथोलॉजी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मैडम हो। सर, एक और शब्द है सर, मैं भी बोलता हूँ क्योंकि और किसी शब्द से संबोधित करने में ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा शो ऑफ कर रहा है। ये जैसे मैं बोलूँगा जी महोदय, तो उनको लगेगा ये शो ऑफ कर रहा है कि मैं बड़ा हिंदुत्व। सर शब्द आया था साउथ अफ्रीका से, सॉरी अफ्रीका से। अफ्रीका में वो जाड़े होते थे, बड़े चौड़े चौड़े होते थे स्लेव्स, 8, 10, 15 स्लेव्स होते थे, 4 लोगों का ख्याल रखने के लिए दूर में कहीं रहते थे फॉरेनर्स। थोड़े दिन में इनको समझ में आता था कि शरीर से तो हम ताकतवर हैं, इनकी स्लेवरी क्यों कर रहे हैं। कई जगह फॉरेनर्स को जान से मार दिया गया अपने आप को फ्रीडम दिलाने के लिए, स्लेवरी से मुक्त होने के लिए। तब इन लोगों को समझ में आया कि शारीरिक तौर पे इनसे हम नहीं जीत सकते, तो इन्होंने एक शब्द इजाद किया, वो है सर। सर का फुल फॉर्म है स्लेव आई रिमेन। 2 जनरेशन के बाद उन्हीं की जनरेशन बिना लड़े हार गई, क्योंकि उनको दिखा कि उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक अंग्रेज छोटे से बच्चे को भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। लॉर्ड शब्द हम लोग इंसानों के लिए उपयोग नहीं करते थे, तो ये यहाँ पे लॉर्ड बन के आ गए, और लॉर्ड्स ने क्या क्या किया है वो हमको पता है। 2 जनरेशन के बाद ये अफ्रीकन्स बिना लड़े हार गए, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि स्लेव आई रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तब वो शब्द आया भारत में, सर, मैडम। लड़कों से एक दरख्वास्त है, लड़के कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं, पर अपने प्लीज़ घरों पे बताइए। अभी मैंने प्रिंसेस और राजकुमारी की बात की, अगर हम सब लोग ना ये मैडम और औरत जैसे शब्द छोड़ के देवी जी बोलना सीख जाए, छोड़ दीजिए कि सुनने वाले को कैसा लग रहा है, आप कितने गंवार लग रहे हैं। हम सबके पास एक ही जीवन है, हमको अपने हिसाब से जीना है। हम सबको कन्विंस नहीं कर सकते। ना गांधी से हर कोई प्यार करता है, ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। यू कैन नॉट कन्विंस एवरीबडी। अगर हम लोग सब देवी जी बोलना शुरू कर दें, विश्वास मानिए इस देश में रेप घट जाएगा, एंड आई मीन इट। आप देवी जी रेगुलरली बोलेंगे ना, सच्ची मानिए, वो ट्रैफिक सिग्नल पे भी कोई वाइट यूनिफॉर्म में कोई महिला रोकेगी ना कि गलत जा रहे उधर से निकलो, तो आपको सरस्वती दिखेगी उसमें, रास्ता ठीक करा रही है ना, गलती निकाल रही है ना, सुधार रही है। छोटे से छोटा स्कर्ट पहन के जाती हुई कोई लड़की जो अपने काम पे जा रही होगी ना, उसकी लंबी खूबसूरत गोरी टांगे नहीं दिखेंगी, लक्ष्मी जी दिखेगी, क्योंकि शाम को घर पैसा कमा के लाएगी ना। और एयर होस्टेस से लेके बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वाली महिलाएं तक, उसमें अन्नपूर्णा दिखेगी आपको, क्योंकि प्यार से खाना सर्व कर रही है ना आपको। और उसके बावजूद अगर हम लोगों की नज़र गंदी है, तो विश्वास मानिए यही लक्ष्मी, यही सरस्वती और यही अन्नपूर्णा आपको काली और दुर्गा का रूप नहीं दिखा दिए, तो फिर नाम बदल लेंगे। उनको ये एहसास तो दिलाई कि वो देवी हैं। हर घर में आजकल चलता है माई लिटिल प्रिंसेस। वो प्रिंसेस सुन के वो वही पढ़ रही है,
वो अंग्रेजी प्रिंसेस पढ़ रही है, उसको और ऐसा लग रहा है कि मैं तो नाजुक हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। स्टॉप सेइंग माई प्रिंसेस। हिंदी में राजकुमारी बोलने में क्या है? आप जो उसको संबोधित, मेरे को आप महेश महेश बोलेंगे तो मैं आपकी तरफ पलट के थोड़ी ना देखूंगा। मेरा नाम तो अक्षत है ना, आप मुझे अक्षत बोलेंगे तब देखूंगा। बाद में आप बोलेंगे जाओ लड़ लो, नहीं बचा भाई, अंदर यहां से हार चुकी है वो। सिखाइए। ये एक व्यक्ति को लेके चल रहा है फरसा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे तलवार उठा, लेकिन आना तो चाहिए, चलाना नहीं आता है। ऐसी अनगिनत चीजें हैं। मैं पता नहीं कितनी देर से बोल रहा हूँ, सॉरी। मैं तो अपने बारे में सब खुल के बता चुका हूँ। आप में से किसी के पास भी कोई भी सवाल हो, बातें मेरे पास और हैं, बातों का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर सवाल हो, हम लोग हर चीज़ ना हिंदुत्व में, एक हिंदुइज्म शब्द को भी, फिर शब्द पे आ रहा हूँ, हिंदुइज्म, इज्म को हटाना पड़ेगा। इज्म डजंट गो विद द राइट थिंग्स। कम्युनिज्म, टेररिज्म जाता है, हिंदुत्व है वो, हिंदुइज्म नहीं है। बहुत छोटा छोटा फर्क है, बहुत छोटा छोटा, वही प्रिंसेस और राजकुमारी का फर्क है, पर समझेंगे ना तो लगेगा कि बॉस इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। मैं रख रहा हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। शुरू शुरू में लोग हंसते थे। उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मेरा इंट्रोडक्शन सुन के आप लोग मुस्कुराते हैं, तो फुल टाइम हाउस हस्बैंड पे खास तौर पर एट द सेम टाइम वो मेरी सत्यता भी होती है। मुझे नहीं मालूम इस देश में हाय आई एम अक्षत गुप्ता सन ऑफ श्री अजय गुप्ता कब हो गया, क्योंकि आपके और मेरे सारे भगवान तो अपने माओ का नाम लगाते थे पहले। अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, हैं, राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं आप, भीष्म पितामह और हनुमान की बात कर रहे हैं आप। यही इन्हीं में से जिन्होंने बाद में शादी की, उन्होंने अपनी पत्नियों का, अपनी समकक्ष का नाम पहले लगाया। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम। हमने अपनी महिलाओं को हमेशा आगे, स्वयं वर होता था यहाँ पे इस देश में, स्वयं वधु नहीं हुआ, मतलब मीका के पहले कभी नहीं हुआ, पर नहीं हुआ। यू हैड द पावर टू चूज हु यू वांट टू लिव विद, चाहे वो राम हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको आपको साबित करना पड़ता था। लेकिन आज मैं अगर उर्मिला पुत्र बोलता हूँ और अगर मैं फेमस नहीं हूँ तो लोगों को बोलेंगे क्या कर रहा है ये आदमी, कब हो गया यहाँ ऐसा। मुझसे लोग मिलते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हाय माय नेम इज दिस, शी इज माय वाइफ। कई लोग मिलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बोलते हैं शी इज माय मॉम। अरे शी इज नॉट योर मॉम, यू आर हर सन। तेरा अस्तित्व उसके कारण, उसका अस्तित्व तेरे कारण नहीं है। वी हैव फॉरगॉटन दैट वी कैन नॉट कीप, यू नो, ये मेरा शारदा चिन्ह हो सकता है, ये मेरी घड़ी हो सकती है, अब ये मुझे गिफ्ट कर दिया गया तो ये मेरा शॉल हो सकता है, पर कोई इंसान मेरा नहीं हो सकता। वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई अ पर्सन। ये मेरा, ये मेरी वाइफ क्या होता है, उनका नाम होगा ना कुछ। ये मेरी माँ क्या होता है, उनका नाम होगा ना कुछ। अपने आगे नहीं लगा पा रहे, अपने साथ में तो लगा लो कम से कम, नहीं। और मेरे जैसे दो चार बोलते हैं तो हम बेवकूफ़, हम इलॉजिकल। बताइए ना कैसे लड़े। सवाल लेते हैं प्लीज। जैसा चाहे, जी जी जी। आई होप। हाँ, अगर मेरे पास मतलब अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मेरे पास बातें और हैं, लेकिन सवाल आएगा तो इंटरेक्टिव होता है और अच्छा लगता है। तो कुछ भी ऐसा लगे तो आप प्लीज़। चलिए आप लोग सवाल, हाँ आप लोग सवाल डिसाइड कीजिए, तब तक मैं आपको, जी हम लोग आते हैं आपके पास, आप लोग सवाल डिसाइड कीजिए तब तक। महिलाओं पे मैं आपको, क्योंकि उम्मीद रही होगी मुझसे कि यार महाभारत और रामायण पे भी बहुत सारी बात करेगा ये, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पॉडकास्ट में ये सब बहुत बार बोल चुका हूँ। ये जो मैं अब बोल रहा हूँ आज, वो नया है, एंड इट इज़ मॉडर्न साइंस फॉर मी। वी नीड टू लर्न दिस नाउ। पर ठीक है, बात चल रही है तो मैं आपको महाभारत का हल्का सा छेड़ा था, मैं रामायण का थोड़ा सा छेड़ देता हूँ आपके लिए।
आप सब लोगों ने रामायण सुनी है, महिलाओं के आसपास है, लेकिन मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ रामायण का। रामायण सब ने सुनी है, देखी, पता है। और उसमें कई बार आपने सुना होगा ना कि ये रामायण महाभारत सारे कलेश जो हैं वो महिलाओं के कारण होते हैं। सुना है हम लोगों ने, मस्ती में बोला भी। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, और आप लोग अपने घर जाके, खास करके महिलाएं, अपने बड़ी महिलाओं से ये पूछिएगा कि ये एक आदमी आया बाहर से जो खुद मेल है, वो जब हमको रामायण फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाया, तो हमको आप लोगों ने फीमेल होने के बाद भी ये पर्सपेक्टिव क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं सुनाया, क्यों नहीं बताया। शुरू से शुरू करते हैं। तो रावण ने सारे 9 प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था, पता है हम लोगों को। और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान लिया कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, देव नहीं मार सकते, गंधर्व नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, राक्षस नहीं, सब नहीं मार सकते। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुमने सबका नाम ले लिया, मनुष्य का नाम नहीं लिया। तो रावण ने बोला कि मैं आप लोग बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? श्योर, बिल्कुल नहीं। तो रावण ने बोला कि वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। कंडीशन अप्लाइड फर्स्ट, क्लॉज नंबर 1, कि रावण को वो मार सकता है जो तुच्छ हो। तुच्छ कोई गलत वर्ड नहीं, तुच्छ मतलब ऑर्डिनरी होता है। मतलब रावण को वो मारेगा जो ऑर्डिनरी होगा, उसमें कोई सुपर पावर नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए कि कृष्ण का बाल कांड बहुत सारा है, राम का नहीं। राम ने कोई जादू नहीं किया बचपन में, क्योंकि इट वॉज द क्लॉज कि उनको नॉर्मल होना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, और ये मेरा वर्जन है, कि राम को पता ही नहीं था बचपन में कि वो विष्णु है। जैसे कृष्ण को शुरू से पता था, मुस्कुराते रहते थे हरकतें करके। राम को नहीं पता था कि मैं विष्णु रूप हूँ। अब राम को जब भेज दिया गया तो देवों को समझ में आया होगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छे आदमी को भेज दिया हमने नीचे। ये तो इतना अच्छा आदमी है कि अपने पिता के एक वचन पे खुद का राजपाट छोड़ दे रहा है। ये कैसे 7 समुंदर पार जाएगा दूसरे से लड़ने, दूसरे राजा को हराने, वो भी इतना पराक्रमी। गड़बड़ हो गया है। तो ये लोग दौड़ते गए, भागते गए होंगे लक्ष्मी जी के पास सारे। लक्ष्मी जी बोली होंगी क्या हो गया, क्यों परेशान हो? बोले अरे बहुत ही अच्छा लड़का भेज दिया हमने नीचे। एक तो इनको मालूम नहीं है कि ये विष्णु है, ऑर्डिनरी है, ऊपर से इतने अच्छे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोले तो क्लॉज ये है ना कि जो रावण को मारेगा उसको ऑर्डिनरी होना है, उसके आसपास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं। बोले हाँ हो सकते हैं। बोले मैं जाती हूँ सीता बन के। बोले नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए, मत जाइए, आप मत जाइए। क्यों, क्या हो गया? बोले पूरे 9 ग्रह उसके कंट्रोल में, आप पैदा होंगे वो ग्रहों का हेर फेर करके आपको कंट्रोल कर लेगा। तो लक्ष्मी जी बोली होंगी बस इतनी सी बात, योनि से पैदा ही नहीं होंगी, धरती से निकलो। सीता योनि से पैदा ही नहीं हुई, धरती से निकली। जनक की जमीन पे पैदा हुई, जनक पुत्री हो गई। अब आप सोचिए वो सीता अगर वो नॉर्मल थी, सिर्फ एक महिला और पत्नी थी, तो 6 साल की उम्र में शिव जी का दिया हुआ पिनाका धनुष परशुराम जी के सामने कैसे उठा दिया? तो लक्ष्मी जी को पता होगा, नीचे रुकने का, लक्ष्मी जी को पता होगा कि जब परशुराम आएंगे तो उनके सामने शिव जी का पिनाका उठाना है, ताकि परशुराम जी के मुंह से निकले कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो होगा सही वर इसके लिए। तो जैसे ही देखे होंगे परशुराम आ गए, बोले ओ ये वाला टाइम आ गया, ये लीजिए, कहिए, कहलवा दी। समय बीता, राम आए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, धनुष टूटा, परशुराम नाराजगी से आए, जो भी हुआ हुआ। उसके बाद पता चला कि दशरथ के वचन के कारण इनको जाना है वनवास। ये लिखित है कि राम ने सीता को बोला कि हे प्रिय मैं जाता हूँ, आप राजकुमारी हैं, आप क्यों जा रही हैं परेशान होने, मैं अपना काम करके आता हूँ। सीता बोली मैं चलूँगी। उर्मिला नहीं आई, लक्ष्मण की पत्नी नहीं आई, 4 भी तो जा सकते थे, 3 ही गए, क्योंकि उनको वो लक्ष्मी थी, उनको मालूम था कि अगर मैं यहाँ रुक गई तो रावण का वध कैसे होगा, मेरा पिकअप कैसे होगा। तो फिर गई। अब वो सीता जिसको इतनी समझ है पिनाका धनुष उठाने की, और जो राजकुमारी रही हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि सोने की हिरण नहीं होती। मेरा मानना है कि उनको तो पता था सोने की हिरण नहीं होती, राम को नहीं पता था। तो पत्नी ने बोला मेरे को चाहिए, ऑर्डिनरी आदमी निकल गया मार के लाने। अब यहाँ पे खड़े हुए लक्ष्मण को छोड़ गए, एक और प्रॉब्लम। बोले लक्ष्मण तुम यहीं रहो। वहाँ से मरीच मरते मरते राम की आवाज़ में लक्ष्मण को आवाज़ दे दिया। लक्ष्मण बोल रहे नहीं, कोई नॉर्मल राक्षस मेरे भाई को मार दे पॉसिबल नहीं, और भाई का आदेश है यहीं खड़े रहना, मैं जाऊँगा ही नहीं। सीता जी ऐसे क्यों होंगी कि अब ये भी मेरे को करना पड़ेगा, अब इसको भेजने का काम भी मेरे ही है।
उसका लक्ष्मण का तिरस्कार की, कई बार तिरस्कार की कि डरपोक हो तुम जा नहीं रहे हो अपने भाई की रक्षा के लिए। वो गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी। हालांकि मुझे मालूम है स्क्रिप्चर्स में लक्ष्मण रेखा नहीं है, पर कहानी के लिए अच्छा है। तो लक्ष्मण रेखा खींच के निकल गए। अब फिर एक प्रॉब्लम, रावण आया ऋषि वेश में। अब रावण प्रिंसेस हो गया, ऐसे ऐसे खेल रहा है, उससे वो लाइन ही नहीं क्रॉस हो पा रही। तब सीता जी ने उर्फ लक्ष्मी ने बोला होगा कि तुम लोग से कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी मैं ही करती हूँ, रुको तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। उधर आई। अब वो सीता जिसको ये नहीं मालूम है कि इतनी भोली हैं, कि जिनको नहीं मालूम कि सोने का हिरण्य होता, उनको फिर कैसे पता था कि सुन रावण हाथ लगाएगा तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, छूना मत। हाउ डिड शी नो दैट? बिकॉज शी वॉज लक्ष्मण। अब साथ में जा रही थी, फिर जाते जाते उनको समझ में आया कि अरे यार मैं सीधे सीधे चली जाऊंगी, ये लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे 4 दिशा में। तो अपनी चीज़ें गिराते हुए गई। लक्ष्मण जी को पायल और बिछिया मिली। लक्ष्मण जी को पायल और बिछिया मिली। लक्ष्मण जी ने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा था, तो उठाए और रोने लगे, बोले ये तो मेरी माँ का है, ये पायल और बिछिया तो मेरी माँ का है। वहां से भाभी माँ का प्रचलन। आप सोचिए, कब इस देश में कब हो गई भाभी जान? कहाँ भाभी माँ और कहाँ भाभी जान? हम लोग बोलते हैं मजाक मजाक में, हाथ लगा के। हमारा कल्चर नहीं है ये। भाभी माँ होती है। जैसे तैसे राम और लक्ष्मण जी को पता चला किस तरफ जाना है, और हनुमान वहां पहुंचे। हनुमान गए सीता जी के पास, बोले हे माँ मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए। सीता बोली मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं चली गई तो रावण का वध कैसे होगा? राम आएंगे तभी जाऊंगा। अशोक वाटिका में बैठी रही, हाथ नहीं लगाने दी, लेकिन राम को वहां तक लाई। और फिर जो हुआ, रावण का वध हुआ, पता ही है। अब अगर आप इस पूरी कहानी को इस नजरिए से देखेंगे तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत वाला जो पूरा 4 लाइन है, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्, उसमें आपको दिखता है एक रथ जिसमें कृष्ण बैठे हैं और पीछे खड़े हैं अर्जुन। सीता जी के इस पर्सपेक्टिव से रामायण देखिए, आपको वही रथ दिखेगा जिसमें पीछे खड़े हैं राम और कृष्ण की जगह बैठी हैं सीता, जो गाइड कर रही है उनको। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। सवाल प्लीज। आप लोग सवाल डिसाइड कर रहे थे तो मैंने सोचा एक सुना देता हूँ कहानी। नमस्ते सर। हाय भाई। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और आपने सर युval नोआ हरारी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सुना। जी, तो मैं उनका भी फैन हूँ। तो अभी जब उनको पूछा गया कि रिलीजियन के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि रिलीजियन नाम का कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ये एक स्टोरी है जो हम लोग को एक ग्रुपिज्म में बांटने या जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? बैठिए प्लीज। हम लोग मंगल तक और चांद तक पहुंच गए, कुछ 100 साल में हम लोग और प्लैनेट्स तक भी पहुंचेंगे, सोलर सिस्टम और गैलेक्सी के बाहर भी चले जाएंगे। इमेजिन कीजिए, एक प्यारा सा एक इमेजिनेशन दे रहा हूँ आपको उनके सवाल पे, कि इसी देश से, मतलब पृथ्वी से 2-3 स्पेसशिप्स उड़े और वो किसी ऐसे प्लैनेट में पहुंचे जहाँ पे जीवन है, जहाँ किसी अलग तरीके के दिखने वाले लेकिन बुद्धिजीवी रहते हैं। तो एक प्लेन उड़ा, एक स्पेसशिप उड़ा भारत से, एक उड़ा कहीं यूएस से, और एक वहाँ से उड़ा, वो क्या नाम है उस देश का जिसको विश्व ने मिलके 100 में से 1 स्टार दिया, पाकिस्तान, वहाँ से एक उड़ा। 3 जगह से अलग अलग उड़े, बड़ा प्लैनेट था वो, 3 जगह अलग अलग जगह स्पेसशिप लैंड हुआ। भारत का जो आदमी निकला उस स्पेसशिप से, उन बुद्धिजीवियों के पास, वो सबसे पहले तो उनको पार्ले जी दिया हुआ। पार्ले जी सब जगह रहेगा। पार्ले जी देके उसने बताया होगा कि मैं मानव हूँ, मैं पृथ्वी से आया हूँ। यूएस का जो आदमी उतरा होगा, कोक पिलाया होगा और बोला होगा आई एम अ मैन फ्रॉम द अर्थ। और पाकिस्तान से जो उतरा होगा वो बोला होगा मैं इंसान हूँ, पृथ्वी और अर्थ को उस पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं, उसने वो बोला होगा। ये सब लौट आए होंगे, और उसके कई 100 साल बाद जब उनकी जनरेशन्स वापस उस प्लैनेट में गई होगी तो वहाँ 3 रिलीजन्स बन गए होंगे और वो आपस में लड़ रहे होंगे। पहली चीज़, सारे भगवान ऊपर हैं, किसी भी समुदाय के हैं ऊपर हैं, सब लोग ऊपर देख के, क्यों? क्योंकि आए थे ना स्पेसशिप से। दूसरी चीज़ कि नहीं
हमारा भगवान ज़्यादा सही है, उसका नाम मानव है, नहीं नहीं इंसान है, नहीं नहीं मैन है। और रहता कहाँ है? नहीं नहीं पृथ्वी में, नहीं नहीं अर्थ में, और नहीं नहीं जो भी उर्दू में कहते होंगे जो मुझे ध्यान नहीं है अभी। ये 3 सेट्स तैयार हो गए। और दिखते कैसे थे? हमारा भगवान बहुत गोरा है, यूएस से आया था। हमारा जो भगवान है वो XYZ तरीके का है, हाथ में फरसा रखता है, बड़े बाल हैं उसके। और पाकिस्तान से जो आया था उसकी मूंछ नहीं होती, उसकी दाढ़ी होती लंबी सी। बन गए 3 भगवान उस पृथ्वी के, और चल रही लड़ाई, मर रहे हैं लोग। ये पूछ के मर रहे हैं कि तुम हिंदू हो तो चलो पैंट उतारो और गोली मार दी जाएगी। मेरे हिसाब से यही है जवाब, तो यही हुआ होगा वैसी कुछ, इसीलिए शायद आपके मेरे भगवान नीले हैं, एलियंस होंगे। साइंस सर मेरे बस 5 मिनट लूँगा फिर उतर जाऊँ। I'll not say hi sir, I'll say Mahoday. Hi, bhai. My question is very simple. Your words are very inspiring, but I was just thinking at the back of my mind that we have a certain education system, like whatever you call it, ICSE, ISE, CBSE, SEBA education system. So people like you who have the power probably to make a change because you have the power of the pen with you. Is it possible to even create a parallel education system? I'm not talking about what is already practiced in a lot of rural areas and all, but I'm talking about a proper formal education system which actually teaches, not to say औरत and महिला. भाई हम लोग गुरुकुल की तैयारियां ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ तैयार हो गए हैं और कर रहे हैं। उन चीज़ों में इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि उस गुरुकुल में सर और मैडम ना हो, उस घर में एक परिवार हो, एक गुरु हो, गुरु पूर्णिमा हो, है ना। और ऐसी हर चीज़, मतलब ये 4-6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पूरी फहरिस्त है ऐसी चीज़ों की जो बदलने की ज़रूरत है। रातों रात हम बिगड़े नहीं हैं तो रातों रात हम सुधरेंगे भी नहीं। शायद मेरी पूरी जनरेशन, आप उसके बाद की एक जनरेशन लगे, पर लगे रहेंगे तो हो जाएगा। बिगाड़ने वालों ने भी तो 200 साल लगा है ना, तो हमको भी 200 साल तो लगेगा उसको ठीक करने में। हाथ पैर की हड्डी भी टूटती है तो 2-3 महीना तो लग ही जाता है। Thank you. We will take one last question. We are running out of time. Yes, sir. भारत के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए, 2 चीज़ पर हमेशा उसको कंसंट्रेट किया गया। खिलजी आया तो नालंदा जलाया, ब्रिटिश आए तो गुरुकुल लंच किए, और अभी आपने बहुत सुंदर तरीक़ा से बताया हमारे महिलाओं को हमने कैसे मैडम बनाया। तो ये ज्ञान और महिला पर क्यों आक्रमण हुआ है, माने ये हमारा चिंता इसको कैसे एनालिसिस करती है, और क्यों टारगेट किया जाता है हमेशा ज्ञान को और महिलाओं को? साहब मुझसे भी किसी ने थोड़े समय पहले कहीं किसी पॉडकास्ट में सवाल पूछ लिया था कि धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है। तो मैंने बोला था कि हर हिंदू और हर सनातनी को चादर और फादर से बचने की ज़रूरत है। आपका कल्चर ख़त्म कर दिया जाएगा, आपका कल्चर ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी महिलाएं ख़त्म कर दी जाएंगी तो आपकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। आपके बचपन में भी आपको कहानियाँ आपकी दादी सुनाई होंगी, आपकी मम्मी सुनाई होंगी, आपके नाना दादा और पिता नहीं सुनाए होंगे। आपका कल्चर, मेरा कल्चर, हमारा कल्चर हमारी महिलाओं से। तो मेरा एजुकेशन सिस्टम में मेरा कल्चर ख़राब कर दीजिए और मेरी महिलाएं ख़राब कर दीजिए, मैं खराब हो जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इतना सिंपल सा। तो उनको ये ज़्यादा अच्छे से हम जोड़ने वाले लोग हैं ना। हमने उस लहजे में कभी सोचा ही नहीं कि बिगाड़ें कैसे। हम जोड़ रहे हैं, उधर से इधर से आगे पार्ट पीछे सा पार्ट वाला मामला चल रहा है। मैं 60 सेकंड्स और लूँगा। मैंने जब शुरू किया, अब ये मेरा आखिरी 1-2 मिनट है। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने कहा था, हाय माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। अब मेरे स्टेज से उतरने का वक्त आ रहा है। जाने के पहले मैं आप सबको आपका एक इंट्रोडक्शन दे के जाना चाहता हूँ। चंद लाइनें हैं जो मैंने लिखी मेरी हुई हैं, पर वो तारुफ आपका है, वो परिचय आपका है, इंट्रोडक्शन आपका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे किसी भी शख्स को 3 शब्द बोलने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। वो शब्द है मैं हिंदू हूँ। है क्या किसी को प्रॉब्लम? अगर हो तो ना बोले, मेरे पास माइक है, मैं तो बोलूँगा, और जितनी ज़ोर से होगा उतनी बेशर्मी और बेबाकी से बोलूँगा। मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई कविता रख रहा हूँ, उसमें जितनी बार भी मैं शब्द आएगा ना, उसमें आप मेरा मुंह मत देखिएगा, वो मैं आप हैं।
वो मैं आप अपने ऊपर लीजिएगा। और जब मैं बोलूँगा प्रणाम तो जिसको शर्म ना आए वो पूरे जोर से बोलिएगा मैं हिंदू हूँ। कर सकते हैं अपन? तो ये आपका परिचय सुन लीजिए मुझसे, जिसमें हर मैं आप है मैं नहीं। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घुल भी जाऊं तुम में और घोल भी दो तुमको, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और न थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम मैं हिंदू हूँ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।